Hi friends. Hi friends. हाय फ्रेंड्स, हम आज बात करेंगे इस एम लक्ष्मीकांत बुक के बारे में। और हम इसके पहले चैप्टर को पढ़ेंगे आज, जो कि है भाग 1, संवैधानिक ढांचा, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। इस भाग में है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, और दूसरा संविधान का निर्माण कैसे हुआ, तीसरा संविधान की अवधारणा क्या है, चौथा संविधान की प्रमुख विशेषताएं, पांचवां संविधान की प्रस्तावना, छठवां संघ और इसका क्षेत्र, सातवां नागरिकता, आठवां मूल अधिकार, नौवां राज्य की नीति निर्देशक तत्व, 10वां मूल कर्तव्य, 11वां संविधान का संशोधन, 12वां संविधान की मूल संरचना। तो अध्याय 1 से ही हम शुरू करने जा रहे हैं। जय श्री राम, जय गणेश। अध्याय 1 शुरू करें इससे पहले मैं बताऊं, भारत में ब्रिटिश 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने के लिए आए। 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के लिए विस्तृत अधिकार प्रदान किए। कंपनी जो अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्य तक सीमित थी, लेकिन 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए। इसके तहत भारत में उसके क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। 1868 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज क्राउन ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्षतः अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि ये कंपनी कुछ कर नहीं पाएगी। ये बना बनाया कामकाज और सत्ता भी हाथ से लेके जाएगी। यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से जारी रहा। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत के लिए एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। यहाँ इसको अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। यद्यपि संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गईं, तथापि ब्रिटिश शासन में कुछ घटनाएं ऐसी थीं जिनके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई। इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राष्ट्रतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा। उनके बारे में विस्तृत व्याख्या 2 शीर्षकों के अंतर्गत कालक्रमबद्ध रूप से यहाँ दी गई है। थोड़ा यहाँ फैक्ट देख लेते हैं। मुगल बादशाह शाह आलम ने 1764 में बक्सर की लड़ाई में विजय प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में दीवानी अधिकार दिए।
ये शाह आलम द्वितीय ही साहब थे जिन्होंने दीवानी अधिकार दे दिया। मतलब कि सत्ता मुगल की रहेगी, लेकिन उसमें कर भाई साहब हमारे ब्रिटिश लोग लगा पाएंगे। यही हमारे शाह आलम साहब ने उन 1764 के बक्सर युद्ध में उनको ये दे दिया आराम से। कितने प्यारे थे ना। अब दो शर्तों के अंतर्गत दे दिया। पहला, नहीं क्या हम लोग पढ़ रहे थे, उनके बारे में विस्तृत व्याख्या 2 शीर्षकों के अंतर्गत कालक्रमबद्ध रूप से यहाँ दी गई है। वो शीर्षक कौन कौन से हैं? कंपनी का शासन 1773 से 1868 तक। दूसरा, सम्राट या क्राउन का शासन 1868 से 1947 तक। अब पढ़ लेते हैं कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ लेते हैं। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व था। जैसे पहली पॉइंट, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। ब्रिटिश सरकार भी जानना चाहती थी कि भाई साहब ये लोग गए हैं इंडिया में तो कर क्या रहे हैं, आखिरकार कर क्या रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, उनको रेगुलेट करना ही पड़ेगा। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया है। थोड़ा वहाँ की सरकार बैठ के भी देखे भाई लोग कर क्या रहे हैं, ठग तो नहीं रहे हैं, इसी की जांच करने के लिए किया गया था। तो दूसरी पॉइंट, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इससे पहले प्रशासनिक और राजनीतिक उनके जो कार्य थे कंपनी की मान्यता नहीं थी। पहले वो ब्रिटेन वाले सोचते थे कि एक कंपनी ही क्या ही प्रशासन करेगी, क्या ही राजनीति करेगी, लेकिन अब इसको मान्यता मिल गई कि हाँ ठीक कर रहे हैं लोग। वहाँ की ब्रिटेन की सरकार समझ गई भाई मैंने तो उनको सिर्फ वहाँ व्यापार करने के लिए भेजा था, यहाँ तो लोग प्रशासन और राजनीति खोल के बैठे हैं। तो ब्रिटेन की सरकार ने कहा सही जा रहे हो भाई, करो। तो ऐसा चल रहा है। और तीसरी पॉइंट, इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। रेगुलेटिंग एक्ट 73 द्वारा ही एक केंद्रीकृत प्रशासन रखा गया। मतलब अब सेंट्रलाइज कर दिया जाएगा। अब गली गुच्ची मोड़ पर शासन नहीं, एक केंद्रीय कमान होगी जिससे नियंत्रित होगा पूरा प्रशासन इंडिया का। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार थी। पहला, इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या बना दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल। अब जब पूरा केंद्रीय ढांचा बन रहा है तो गवर्नर को हम लोग गवर्नर ही क्यों बोलें, इसलिए बंगाल का गवर्नर अब गवर्नर जनरल हो गया। यही नहीं, अब ये और सुनिए, उसकी सहायता करने के लिए 4 सदस्यीय परिषद का भी गठन किया गया। उल्लेखनीय है कि ऐसे पहले गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ही थे, आपको पता होगा। दूसरी पॉइंट, इसके द्वारा मद्रास एवं बंबई की गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। क्योंकि केंद्रीय शासन है, केंद्रीकृत रहेगा तभी तो बंगाल और मुंबई के गवर्नर अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो जाएंगे। समझ रहे हो ना? तुम समझो, तुम भी समझो, सभी लोग समझेंगे। अब प्रियांशु यहां हैं तो सभी लोग समझेंगे। जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के लिए गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। 1773 से पहले तो पता ही था, एक गवर्नर का काम सिर्फ एक गवर्नर देखेगा, एक दूसरे में अड़चन कोई नहीं करेगा। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल का गवर्नर जनरल अब अड़चन फैलाएगा।
मद्रास वाले को और बम्बई वाले को अड़चन तो फैलाएगा ही हो। तीसरा, अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। क्या की गई? हाई कोर्ट की स्थापना की गई। यही नहीं, इसमें एक न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होंगे। ये भी बात इसी में लिखी गई। चौथी पॉइंट इसमें है, इसके तहत कंपनी कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया है। पहले क्या था, एक कंपनी के जो कर्मचारी ना बहुत शातिर आदमी लोग थे। ये लोग बहुत ज्यादा शातिराना काम करते थे। कहीं उसमें कंपनी में भी काम कर रहे हैं और कहीं जाके साइड में कोई रोजगार खोल के बैठे हैं। पता चले किसी राजा के घर में कुछ और कोई काम कर रहे हैं राजा का। यही नहीं, ये सब इतना भाई सब भ्रष्ट थे कर्मचारी। कोई राजा आता है और उसका सोना चांदी हीरा मोती भ्रष्टाचार करते हुए ले लेते, फिर उसका काम कर देते। रेगुलेटिंग एक्ट ने कहा नहीं नहीं नहीं, अब ये सब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उसने कहा ऐसा बैन। उन लोगों का मुंह बन गया है। यही नहीं, भी 5वीं पॉइंट भी इसमें कही गई है। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ब्रिटिश सरकार का ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर रहेगा। डायरेक्टर्स मतलब कंपनी की गवर्निंग बॉडी। जिस गवर्निंग बॉडी से कंपनी गवर्न हो रही है के माध्यम से कंपनी के नियंत्रण सशक्त हो गया। ये अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही बताएंगे कंपनी क्या कर रही है ब्रिटिश सरकार को। इससे भारत में राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया है। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, इसने राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया है। बिना बताए नहीं चलेगा। कौन कौन से? पहला तो है राजस्व, कितना राजस्व आया कितना गया। नागरिकता में वहां क्या हो रहा है। और तीसरी बात सैन्य मामलों का क्या चल रहा है, क्या कोई एड़े चाले वहां खेल रहा है क्या। ये सब चीजें समझ आनी चाहिए, इसलिए उसने ऐसा किया। फिर बात आती है, अभी तो हम चल रहे हैं, अभी तो बात हो रही है सिर्फ कंपनी का ही शासन चल रहा है। अभी हमने सम्राट क्राउन का शासन देखा ही कहाँ है। तो 1781 का संशोधन अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की खामियों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया। इसमें कुछ बदलाव किए और क्या है, जिसे बंदोबस्त कानून एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इस कानून की निम्नलिखित विशेषताएं थी। पहला, इस कानून ने गवर्नर जनरल और काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी अथवा मुक्त कर दिया। मतलब गवर्नर जनरल कुछ भी करें, हाई कोर्ट कुछ करेगी ही नहीं। भाई साहब जो करना है करिए, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हाई कोर्ट ने ऐसा ही कहा। उनके ऐसे कृत्यों के लिए जो
उन्होंने पद धारण के अधिकार से किए थे, मुक्त कर दिया उनके ऐसे कृत्यों के लिए जो उन्होंने पद धारण के अधिकार से किए। अब इसमें लोचा देख रहे हो। बंगाल की गवर्नर जनरल के पास जो जो पावर है, अगर उस पावर का यूज करके कोई गलत काम भी हो जाए ना, कोई अपराध भी हो जाए ना, तो अपराध नहीं भाई साहब। 7081 का जो संशोधन अधिनियम है उसमें यही कहा गया है, ये अपराध नहीं माना जाएगा, अपराध नहीं है। उसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी उनकी कार्य करने के दौरान की गई कार्यवाहियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया है। करो जो करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा ही, वहां की सरकार ने ऐसा संशोधन करके भेजा है। भाई अब गवर्नर जनरल भी फ्री हैं और उनके कर्मचारी भी फ्री हैं, जो करना है करो बे, लूटो फूटो कुछ भी करो, कोई कुछ नहीं बोलने वाला। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ हाई कोर्ट सिर्फ देखेगी, ये बात है। अभी तो पहला ही प्रावधान इसमें इतना डेंजरस है, अब दूसरे प्रावधान में देखें तो क्या होता है। इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों और राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया है। हर चीज बताओ, राजस्व को भी क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया, मतलब कि हाँ अब सुप्रीम कोर्ट ही जो करना है करे। अब एक कंपनी के अधिकारी और गवर्नर जनरल ही जो करना है वही करता धरता है, वही जो करें सो करें, क्योंकि राजस्व संबंधी मामले और राजस्व की वसूली से जुड़े मामलों को भी सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया है। और तीसरी बात में क्या है, इस कानून द्वारा कोलकाता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया है। इसमें यह भी व्यवस्था की गई कि न्यायालय हिंदुओं के निजी कानूनों के हिसाब से हिंदुओं तथा मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से मुसलमानों के वाद या मामले तय करे। यहीं से देखो हिंदू मुस्लिम में फूट शुरू होगी। इस कानून द्वारा कलकत्ता जो है, कोलकाता के सभी निवासियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। मतलब कलकत्ता के जो लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोलकाता के अंडर में ही आएंगे, उनके ऊपर वही निर्णय लेगा सुप्रीम कोर्ट, वहां का सर्वोच्च न्यायालय। और इसमें यही नहीं कहा गया अब हिंदुओं के लिए हिंदू कानून के हिसाब से जजमेंट आएगा, मुसलमानों के लिए मुसलमानों के कानून से आएगा। ऐसा नहीं कि सबके लिए एक ही कानून से हो जाए, ऐसा नहीं चलेगा। अब भाई अब कर दिया गया तो कर दिया गया, इसमें हम कर क्या सकते हैं, बताओ भाई, आप ही बताओ भाई। चौथा जो कानून है इसमें तो और डेंजरस है, वो तो और खतरनाक है। इस कानून द्वारा यह व्यवस्था की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहां दायर हो, न कि सर्वोच्च न्यायालय में। जैसे आजकल का नियम होता है कि अपील होती है, अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट ने कोई सुनवाई को अपील दिया है तो हाई कोर्ट के पास जाएगा, हाई कोर्ट ने कोई अपील दिया तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा ना। प्राइम मिनिस्टर के पास कभी कोई अपील जाते हुए देखा आपने? लेकिन यहाँ उल्टा है भाई साहब। यहाँ है कानून में, अगर इस कानून द्वारा यह व्यवस्था की गई प्रांतीय न्यायालयों की अपील, जो अपील है प्रांतीय न्यायालय के, वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जाएंगे, के पास दायर हो, न कि सर्वोच्च न्यायालय के। गड़बड़ है भाई साहब। पांचवी बात क्या इसमें लिखी गई है, इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिलों, जिसे प्रोविंशियल कोर्ट्स एवं काउंसिल्स कहा जाता था, के लिए नियम विनियम बनाने के लिए अधिकृत किया।
समझ रहे हो क्या कहा गया है? गवर्नर जनरल इन काउंसिल भाई साहब अब ये तय करेंगे कि न्यायालय की प्रांतीय न्यायालय और काउंसिल का नियम और विनियम क्या होगा। अब ये तय करेंगे क्योंकि इनको अधिकार मिल गया ना। ये तो पूरा कामकाज था 1781 का संशोधन अधिनियम का। कितना खतरनाक चीज है। मैं तो अंग्रेजों का ये सब एड़ा चला ये देख के दहल रहा हूं। मेरे पास सब नहीं है। अब इतना बाकी रह गया था कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट भी सामने खड़ा हुआ है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियां को दूर करने के लिए अभी लोगों को कमी नजर आ रही थी। अभी एक संशोधन करके बैठे थे 1781 का। अभी भी इन लोगों को कमजोरी नजर आ रही है। कमजोरियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 में पारित किया जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 अस्तित्व में आया। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थी। पहला, इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया। उसमें हम लोगों ने उसमें रेगुलेटिंग एक्ट में क्या देखा था? उसमें सिर्फ मान्यता मिली थी कि उसे राजनीतिक और प्रशासनिक की कंपनी राजनीतिक और प्रशासनिक काम भी करती है, ऐसी मान्यता मिली थी। लेकिन इसने पिट्स इंडिया एक्ट ने कामकाज को ही अलग अलग कर दिया। इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया। राजनीति एक तरफ और वाणिज्यिक व्यापार एक तरफ होगा। दूसरा, इसने क्या किया? इसने निदेशक मंडल को कंपनी की व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नए निकाय का गठन किया है। इस प्रकार द्वैत शासन की व्यवस्था का आरंभ किया। द्वैत शासन आरंभ हो गया। बात किया इसने निर्देशक मंडल जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, उसने कंपनी के व्यापारिक मामलों को देखरेख करने की अनुमति दे दी। लेकिन इतना ही नहीं किया ना, उस तो कंपनी के वाणिज्यिक मामलों को देखरेख करने के लिए दिया, लेकिन राजनीतिक भी अलग। अब तो राजनीति और वाणिज्य अलग अलग रहेगा, तो राजनीतिक मामलों की देखरेख करने के लिए भी यहाँ एक सिस्टम डाल दिया। क्या? नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल। राजनीति को देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल लगा दिया। लो करो राजनीति, अब हम देखेंगे डायरेक्ट। अब सीधा सिकंजा राजनीति ब्रिटेन से नियंत्रित करेंगे। उन्होंने ऐसा सोचा क्योंकि ज्यादा मनमाना बढ़ रहा था ना। फिर नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार और राजस्व गतिविधि का अधीक्षण और नियंत्रण करे। अधीक्षण मतलब गवर्न करे और नियंत्रण कंट्रोल करे। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल ही तय करेगी कि भारत में राजस्व कैसा चल रहा है, नागरिक शासन कैसा चल रहा है और सैन्य प्रशासन कैसा चल रहा है। और उधर बोर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो अपना देखेंगे और इधर बोर्ड ऑफ कंट्रोल इधर अपना राजनीति देखेगी। इस प्रकार यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, दो कारण से था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया है। इससे पहले भी ब्रिटेन के ही कंपनी वाले लोग थे, लेकिन तब उसे ब्रिटिश क्षेत्र नहीं कहा जाता था। ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कभी नहीं कहा गया। उससे पहले हम लोग कहते थे कंपनी का आधिपत्य वाला क्षेत्र। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट लगते ही ब्रिटिश आधिपत्य वाला क्षेत्र बन गया।
दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। पूर्ण नियंत्रण है, थोड़ा बहुत नहीं, हल्का फुल्का नहीं, 10-20% नहीं, 100%। 100% क्या है? ब्रिटिश सरकार को भारत की में कंपनी के कार्य और प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण हो गया है। स्वाहा, कंपनी स्वाहा, क्योंकि अब ये तो सरकार ही है ना डायरेक्ट। अभी 84 का पिट्स इंडिया एक्ट आया ही था कि 1786 का अधिनियम भी आ गया। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक आदमी थे। वो इतने खतरनाक थे कि इस पद पोजीशन गवर्नर जनरल के पद पे जाने के लिए सभी लोग ललायत रहते हैं, लेकिन इस पद पे जाने से पहले उन्होंने 2 शर्तें रख दी कि नहीं मैं इस पद पे नहीं जाऊंगा, पहले मेरी ये बात मानो। तो देखते हैं भाई सब कौन सी उनकी शर्त थी इनकी। उससे विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णयों को अधिभावी करने अथवा न मानने का अधिकार हो। ये इन्होंने भाई साहब ने कहा कि विशेष मामला कोई रहेगा तो अपनी काउंसिल के निर्णय जो मतलब जो उनकी काउंसिल निर्णय लेगी वो उसको मानने को तैयार नहीं, मतलब उनके पास ऐसा अधिकार दो कि वो न भी मान सके। इन्होंने ऐसा कहा कि जो इनकी काउंसिल निर्णय लेगी ऐसा बात नहीं है कि मैं उसे एग्री कर जाऊंगा, मतलब डिसएग्री करने का ये अधिकार चाह रहे थे, शायद मिल भी गया। दूसरा, उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। देख रहे हो भाई साहब को, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल खुद अपने आप में भारी भरकम पोस्ट है, लेकिन इन्हें तानाशाही और रुतबा कायम करने के लिए सेनापति या अथवा कमांडर इन चीफ का भी पोस्ट इनको चाहिए था। इनकी यही शर्त थी। उपरोक्त शर्तों को 1786 के कानून में प्रावधानों के रूप में जोड़ा गया। जब जिद ठान लोगे तो जोड़ा ही जाएगा ना। कॉर्नवालिस साहब प्लीज भगवान के रूप से फिर से पैदा मत होना। ये जिद्दीपन किए थे भारत को गुलामी में डालने के लिए। अब इतने भी लोग थके नहीं कि 1793 का चार्टर कानून ला दिए। कौन सा कानून? चार्टर। इस कानून की निम्नलिखित विशेषताएं थी। विशेषता तो होगी ही ना, लूट रहे हो तो इतना। पहला, इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णयों के ऊपर अधिभावी शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरल एवं प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों तक विस्तारित कर दिया। ये काउंसिल जानते हो कौन है? वही बोर्ड ऑफ कंट्रोल। वही बोर्ड ऑफ कंट्रोल की काउंसिल के जितने भी निर्णय हैं उनको चार्टर में इसमें बोला गया कि उसको ना भी माने चलेगा। इतना ही नहीं किया गया, इस चार्टर में 1793 के चार्टर में इसने ये ऐलान कर दिया कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद जितने भी गवर्नर आप बंगाल आएंगे सब पे लागू होगा। ये इतना ही नहीं, जो मुंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसी है उस पे भी ये ऑटोमेटिक ही लागू हो जाएगा। दूसरा, इसने गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की।
इससे पहले जो प्रेसिडेंसी थी बॉम्बे और मद्रास, वो थोड़ा लचर पचर थी, लेकिन चार्टर एक्ट 1793 आने के बाद एकदम कठोर और मजबूत पकड़ हो गई। तो उस पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की दोनों प्रेसिडेंसियों पर एकदम तानाशाही जैसा, एकदम ठोस, एकदम मजबूत। तीसरा, इसने भारत पर व्यापार की एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया। आपको पता होगा कि कैसे एकाधिकार था, वहां मिला हुआ था ना एकाधिकार की जाओ तुम्हारे सिवा इंग्लैंड से कोई भी कंपनी नहीं भेजी जाएगी ईस्ट इंडिया कंपनी के सिवा। तो वैसा वही अधिकार इन सबको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया चार्टर एक्ट 1793 के द्वारा। इसे ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा पुनः स्थापित किया गया। तत्कालीन मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे विलियम पिट, इन्हीं के नाम पे पड़ा है पिट्स। 4, इसने कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी। मतलब इसने कहा कि जो गवर्नर जनरल कमांडर इन चीफ है, मतलब सेनापति हैं, और गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य हों चाहे मत हों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनिवार्य नहीं है, बशर्ते उसे उसी रूप में नियुक्त किया जाए जिस रूप में वो है। 5वीं पॉइंट इसमें क्या है भाई? 5वीं पॉइंट है कि इसने व्यवस्था की कर दी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को राजस्व में से ही भुगतान किया जाएगा। समझ रहे हो? चल जो कंपनी अपना इस व्यापार कर रही है, पैसा कमा रही है, उससे जो राजस्व मिल रहा है या सरकार डायरेक्ट जो टैक्स लगा रही है, उससे जो राजस्व मिल रहा है, उसी से बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कर्मचारियों और अधिकारियों को वेतन दो ना। डायरेक्ट इंग्लैंड से पैसा मांगा के मत दो। भारत में जो ले दे रहे हो, कूट काट रहे हो, लूट लाट रहे हो, उससे लो तो समझो और निकलो। ये कह रही है डायरेक्ट, प्रेशर ना पड़े इंग्लैंड के सरकार पे, ये कहना चाहती थी। अगर आगे हम चर्चा करेंगे चार्टर एक्ट 1813 का। कैसा लगा ये वीडियो? लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। ऐसे ही हम पूरे यूपीएससी का बैंड बजा कर रख देंगे। ऐसे ही पूरे एम लक्ष्मीकांत बुक को हम सफाया कर देंगे। आपको अच्छे समझ में आएगा, एक एक पॉइंट समझ में आएगा।